हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने गवर्नर को शुरू किया था और उसमें हमने गवर्नर के कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर किए थे। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। देखिए, आज सबसे पहले हम आज के सेशन में बात करेंगे गवर्नर के पावर्स और फंक्शंस के बारे में। हम गवर्नर के पावर्स को अगर ओवरऑल देखें तो इसको छोटे छोटे अलग अलग टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में, लेजिस्लेटिव पावर के रूप में, जुडिशियल पावर के रूप में, पार्डनिंग पावर के रूप में, है ना। तो हम इन छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू ही गवर्नर के पावर्स को और फंक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। देखिए, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है उसी के नाम पे उस स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो किसी भी स्टेट का सारा एक्शन उस स्टेट के गवर्नर के नाम पे होगा। फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर की सलाह पे बाकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन चार राज्यों में गवर्नर एक और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। इस लिस्ट में पहले बिहार भी शामिल था, लेकिन बिहार को 94th अमेंडमेंट के माध्यम से इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गवर्नर होता है वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है और जो भी रिम्यूनरेशन एडवोकेट जनरल को मिलना होता है उसको डिटरमिन करने का काम करता है। अब एडवोकेट जनरल कौन होता है इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक सेपरेट चैप्टर एडवोकेट जनरल के बारे में है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरीके से स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है। इनके अलावा अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स के माध्यम से जो गवर्नर है वो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और उसके जो भी ऑफिस के कंडीशंस हैं उसको डिटरमिन करने की पावर रखता है, डिटरमिन करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन को और उनके मेंबर्स को अपॉइंट करने की शक्ति गवर्नर के पास है। आपको ध्यान ये रखना है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को और उसके चेयरमैन को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन उनको रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। इसके अलावा जो गवर्नर है वो किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, तो इसको इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ किसी स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर के तौर पे काम करने का जो पावर है वो गवर्नर के पास है। तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के हमने देखे। अब हम बात करते हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। और इन सारे पावर्स के बारे में दोस्तों आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी जब भी सवाल पूछेगी तो वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगी। इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करके फिर डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन बनाएगी। तो अभी इन सारे पॉइंट्स में मैं जो भी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आप मेक श्योर कीजिएगा कि इसको बार बार आप रिवाइज करें, बार बार इसको समझें। तो लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहला जो पावर है गवर्नर का, वो ये कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकता है और प्रोरोग कर सकता है। इसके साथ साथ स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है जब वो अपना कॉन्फिडेंस खो देती है। ठीक है। अब दूसरा है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को हर जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में एड्रेस करता है। इसके अलावा प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जो पहला सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको भी एड्रेस करने के पावर है गवर्नर के पास, उसको भी गवर्नर एड्रेस करता है। इसके साथ साथ अगर हाउस में कोई भी बिल्स पेंडिंग है तो उस बिल्स के रिगार्डिंग वो हाउस को मैसेजेस भेज सकता है। इसके अलावा जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वेकेंट होता है, जब जो ऑफिस है वो वेकेंट होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर को गवर्नर चाहे तो वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के तौर पे अपॉइंट करता है, ताकि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उसको प्रिजाइड वो मेंबर कर सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जितने भी स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स में 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर भी गवर्नर के पास है। अब देखें, अब वर्तमान में देखेंगे तो हमारे देश के 6 राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका अपर हाउस होता है। आप मुझे उन 6 स्टेट्स के नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पे जो डिसीजन होता है वो गवर्नर का होता है और यह डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है ये 10th शेड्यूल से, यानी कि एंटी डिफेक्शन से
रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। इसके साथ साथ जब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन पे अपना डिसीजन लेगा तो वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 10th शेड्यूल के तहत जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होता है उस पे कौन डिसीजन लेता है। मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उसी कॉन्सेप्ट को आप स्टेट लेजिस्लेचर में भी अप्लाई करके देखेंगे तो जिस तरीके से लोकसभा का स्पीकर 10th शेड्यूल के एंटी डिफेक्शन वाले मैटर पे डिसीजन लेता था, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के भी जो भी 10th शेड्यूल के मैटर हैं एंटी डिफेक्शन वाले, उस पे स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस होता है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसका जो स्पीकर होता है वो डिसीजन लेता है। तो 10th शेड्यूल के अलावा जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे उस पर डिसीजन गवर्नर लेगा और 10th शेड्यूल के मैटर पे जो डिसीजन है वो स्पीकर लेगा। फिर जब कोई भी बिल गवर्नर के पास जाता है तो उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं। देखिए, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए उसको जैसे एक तो लेजिस्लेचर से पास होना ही पड़ता है, साथ ही साथ गवर्नर से भी उसको एसेंट मिलना जरूरी है, तभी वो एक्ट बन पाएगा। तो कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपना एसेंट दे दे उस बिल को, या फिर उस बिल पे अपना एसेंट विदहोल्ड कर ले, या फिर उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए रिटर्न कर दे, या एक और जो उसके पास ऑप्शन होता है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, वो ये कि गवर्नर चाहे तो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। तो ये चार ऑप्शंस गवर्नर के पास होते हैं जब भी गवर्नर के पास कोई बिल पेश किया जाता है। अब देखिए, ये जो हाइलाइटेड वाले पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और ये आपको ध्यान ही होना चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसा बिल जो किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के पोजीशन को एंडेंजर करता हो, है ना, कोई भी ऐसा स्टेट बिल जो किसी स्टेट हाई कोर्ट के पोजीशन को एंडेंजर करता हो, तो उस बिल को गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ऑब्लिगेटरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सोली सोराबजी फॉर्मर हमारे अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने कुछ और भी बिल्स के नेचर को आइडेंटिफाई किया जिसके केस में गवर्नर चाहे तो वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। जैसे कोई भी स्टेट बिल अगर अल्ट्रा वायर्स हो, इसका मतलब कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, तो ऐसे केसेस में गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। कोई भी स्टेट बिल अगर डीपीएसपी को अपोज करता हो, कोई भी स्टेट बिल अगर हमारे कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, कोई भी स्टेट बिल अगर ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, और कोई भी स्टेट बिल अगर अंडर आर्टिकल 31 किसी प्रॉपर्टी के कंपलसरी एक्विजिशन से डील करता हो, तो इन सारे केसेस में गवर्नर चाहे तो इन सारे स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ये सोली सोराबजी ने बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार पढ़ के इसको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके जहन में ये हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। तो लेजिस्लेटिव पावर में अगला जो पावर है गवर्नर का वो ये कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकता है जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है। ठीक है। और उस ऑर्डिनेंस को वो किसी भी टाइम पे विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये दोनों ही पावर गवर्नर के पास है। अब देखिए, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल केस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डीसी वाधवा केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी थी। अब उस रूलिंग को जानने से पहले आपको मैं इस केस का बैकग्राउंड बताता हूँ। दरअसल 1967 से 1981 के बीच में आप देखेंगे कि जो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने लगभग 256 इतने सारे ऑर्डिनेंसेस इशू किए। अब इन ऑर्डिनेंसेस में तो कई सारे ऐसे ऑर्डिनेंस थे जिनको बार बार इशू करके 14 साल तक चलाया गया। अब जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो आप ध्यान दीजिए कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। किसी भी ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मंथ और 6 वीक्स। अगर इस 6 मंथ और 6 वीक्स के बाद कोई भी ऑर्डिनेंस हाउस में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में रख के उसको अगर एक्ट नहीं बनाया जाता है तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाता है। तो गवर्नर ऑफ बिहार ने क्या किया था कि बार बार ऑर्डिनेंस को ही इशू कर करके जो स्टेट का लॉ मेकिंग का पावर है ना, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर है, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल किया और बिना ऑर्डिनेंस को लॉ में बदले ऑर्डिनेंस को 14 साल तक इफेक्टिव बनाए रखा। तो इस केस को तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डीसी वाधवा केस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो
ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ मेकिंग का पावर है गवर्नर का, ये एक एक्सेप्शनल पावर है, ये एक नॉर्मल पावर नहीं है। इस पावर को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाना चाहिए। तो इस ऑर्डिनेंस मेकिंग के एक्सेप्शनल पावर को स्टेट लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कानून बनाने का जो पावर है, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक ही ऑर्डिनेंस का सक्सेसिव रिप्रोमलगेशन, मतलब एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार इशू करके, बार बार उसको प्रोमलगेट करके विदाउट चेंजिंग एनी टेक्स्ट, यानी उस ऑर्डिनेंस का टेक्स्ट भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बार बार उसी ऑर्डिनेंस को पास कर रहे हैं, बार बार उसी ऑर्डिनेंस को इशू कर रहे हैं, ताकि जो भी बिल्स हैं उसको पास करने की जो उसको पास करने का जो प्रोसेस है उसको स्किप किया जा सके, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा और ऐसे ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगी। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। किसी भी ऑर्डिनेंस को मैक्सिमम 6 महीने और 6 वीक्स तक इफेक्टिव बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि हमारे आप देखिएगा कि किसी भी हाउस के 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने का होता है। तो 6 महीने के बाद जब भी हाउस सेशन में आएगी तो उस हाउस में उस ऑर्डिनेंस को रखा जाएगा, और अगर हाउस ने उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस एक एक्ट बन जाएगा, और अगर हाउस ने उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर जाएगा। तो ऑर्डिनेंस को हाउस में रखना इसेंशियल है, लेकिन 1967 से लेके 1981 के बीच में गवर्नर ऑफ बिहार ने ऑर्डिनेंस को हाउस में रखा ही नहीं। बिना हाउस में रखे ही वो बार बार ऑर्डिनेंस इशू कर करके एक ही ऑर्डिनेंस को 14 साल तक चलाते रहे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना और ऐसे ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन करने की पावर कोर्ट्स को दी। तो ये डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर में एक बात यह भी होती है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिपोर्ट को और कैग के रिपोर्ट को, जो स्टेट के अकाउंट से रिलेटेड है, इन सब रिपोर्ट्स को वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है। तो ये दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर हमने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, इसको माफ कीजिएगा, इसको दोबारा सुने, आपको जरूर समझ आएगा। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नर के फाइनेंशियल पावर के बारे में। फाइनेंशियल पावर छोटा सा टॉपिक है, इसको ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। जैसे कि वो गवर्नर जो है वो स्टेट बजट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है। साथ ही साथ गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा गवर्नर चाहे तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से एडवांसेस को मेक आउट कर सकता है, मतलब कि उससे पैसे निकाल सकता है अगर कोई ऐसा अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ गई है तो। इसके अलावा देखेंगे आप कि गवर्नर एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है हर एक 5 साल पे, ताकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके। तो ये फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर था। लेट्स अंडरस्टैंड द जुडिशियल पावर। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बहुत फोकस करके सुनना है। जुडिशियल पावर में आप देखेंगे कि गवर्नर के पास पार्डन, रिप्राइज, रिस्पाइट, रेमिशन, इन सब की पावर है किसी भी पर्सन के पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये पनिशमेंट जो है वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर तक एक्सटेंड करता है तो, यानी किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है और ये ऑफेंस स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है, तो फिर गवर्नर उस केस में उस व्यक्ति के पनिशमेंट को पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट और रिमिशन, ये चारों चीजें कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे जुडिशियल पावर में कि जो जो प्रेसिडेंट है वो जब उस स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है तो गवर्नर से कंसल्ट करता है। इसके साथ साथ गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करता है और इस अपॉइंटमेंट में वो स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करता है। ठीक बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नर जो है वो जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट है, उसके पर्सन्स को भी अपॉइंट करने का काम करता है। अब देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। जिस तरीके से आप यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं ना, या आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं, तो जुडिशरी के लिए एक अलग ऐसे ही सर्विस का एग्जाम होता है। तो उन सारे एग्जाम्स के थ्रू जो भी पर्सन चुने जाते हैं उनको अपॉइंट करने का काम जो है वो गवर्नर का होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मैंने लिखी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला कि
गवर्नर के पास कोई भी बिल जाता है तो मैंने आपको बताया कि उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो उस बिल को अपना एसेंट दे दे, एसेंट विदहोल्ड कर ले, या फिर रिटर्न कर दे, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे, है ना? ये 4 ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए, गवर्नर के पास जब ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल कोई भी जाता है तो वो उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। और जब उसने ऐसा कर दिया तो उस बिल के रिगार्डिंग, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, अब उस बिल के बारे में गवर्नर का अब कोई रोल नहीं रह जाता। अब जो भी रोल होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो कि स्टेट का है, वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, या तो वो उस बिल को अपना एसेंट दे दे, दूसरा उस बिल पे अपना एसेंट विदहोल्ड कर ले, और तीसरा उस बिल को दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दे ताकि स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को रिकंसिडर करे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, गवर्नर के केस में क्या होता है कि अगर गवर्नर ने किसी भी बिल को रिटर्न कर दिया है स्टेट लेजिस्लेचर को, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से उस बिल को पास करके गवर्नर को भेजा है तो गवर्नर उस बिल पे अपना एसेंट देगा ही देगा, ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने किसी स्टेट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल को पास करके दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजा, तो फिर इस बिल पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है और आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, सुनिए। प्रेसिडेंट या गवर्नर, इन दोनों में से कोई भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि जब स्टेट का मनी बिल गवर्नर के पास जाता है तो वो उसके, एक तो सबसे पहली बात कि मनी बिल जो भी है वो गवर्नर के प्रायर परमिशन से स्टेट लेजिस्लेचर में लाया जाएगा, ठीक बात है। इसके अलावा जब मनी बिल पास होके गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो अपना 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो अपना एसेंट दे दे, या एसेंट विदहोल्ड कर ले, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले, है ना? इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन हमने ऑर्डिनरी बिल्स के केसेस में देखा था कि वो बिल को रिटर्न कर देता है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। किसी भी मनी बिल को ना तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकता है, ना ही गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि जब जो गवर्नर है वो किसी मनी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखता है तो प्रेसिडेंट के पास केवल और केवल 2 ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो उस बिल को अपना एसेंट दे, या उस बिल को पे अपना एसेंट को विदहोल्ड करे। ऑर्डिनरी बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का है, अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकता है। बट मनी बिल के केसेस में उसके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो अपना एसेंट देगा या एसेंट विदहोल्ड करेगा। मनी बिल को, चाहे वो स्टेट का ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट भी उसको रिटर्न नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर को। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बात को मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है कि प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको नोट करके बनाया है और वीवीआई करके लिखा है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, आप देखेंगे कि ऊपर जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें हमने क्या देखा कि ना तो गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है, ना ही प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही ऑर्डिनरी बिल्स के केसेस में केवल और केवल सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर पाते हैं, सस्पेंसिव वीटो को एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं तो इसी को हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और जब रिकंसिडरेशन के बाद जब गवर्नर के पास दोबारा से स्टेट बिल आता है पास होके, तो गवर्नर को अपना एसेंट देना होता है। तो इस तरीके से हमने ये 4 पॉइंट्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये काफी ज्यादा कैची है, इस वजह से आपको ध्यान में रखना है। अब हम जरा गवर्नर और प्रेसिडेंट के अलग अलग पावर को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को कंपेयर करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है जब पार्लियामेंट का कोई भी, दोनों में से कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है जब केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। हमारे देश में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलता है। तो चूंकि सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसलिए
केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही जब सेशन में नहीं होगी तभी जाके गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट वाले केस में हमने क्या देखा, दोनों हाउस या दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेगा। गवर्नर के केस में हमने क्या देखा, जब केवल लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं हो तो फिर गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोपगेट करता है अपने सेटिस्फैक्शन के बेस पे, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को प्रोपगेट करता है अपने सेटिस्फैक्शन के बेस पे। गवर्नर भी अपने सेटिस्फैक्शन के बेस पे ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पे कि एक कानून आना जरूरी है और अगर दोनों हाउस या कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है तो फिर कानून कौन पास करेगा। कानून को पास होने के लिए दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। तो कोई भी अगर एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो कानून पास नहीं हो सकता। तो ऐसे स्थिति में इस ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस से निपटने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर इन दोनों को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया है। और इसी पावर के तहत जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए तो वो अपने सेटिस्फैक्शन के बेस पे ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। फिर देखिए, प्रेसिडेंट कैन इशू ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉस। यानी प्रेसिडेंट केवल उन्हीं मामलों पे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है जिन मामलों पे पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की शक्ति है। सेम चीज आप गवर्नर के केस में देखेंगे कि गवर्नर भी केवल उन्हीं मामलों पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिन मामलों पे कानून बनाने की शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहीं गवर्नर जो है वो हमारे स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट होता है। चलिए, अगला है कि प्रेसिडेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है। गवर्नर के केस में भी हम सेम देखते हैं कि गवर्नर भी कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है। अब देखिए, प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है तो उसको जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज रीअसेंबल होते हैं तो उसके सामने रखना जरूरी होता है। सेम चीज आप देखेंगे कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रीअसेंबल होती है तो उनके सामने ऑर्डिनेंस को फिर से रखना जरूरी होता है, तभी जाके कोई भी ऑर्डिनेंस परमानेंटली एक कानून बन जाता है। उसके बाद जो आप देखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं उनका ड्यूरेशन भी 6 मंथ एंड 6 वीक्स मैक्सिमम होता है। और सेम केस आप गवर्नर में भी देखेंगे। फिर प्रेसिडेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए। अब गवर्नर के केसेस में भी आप देखेंगे कि गवर्नर को भी किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां पे जो गवर्नर है वो बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है। अब वो सर्टेन केसेस क्या क्या है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जानिए कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। ओके, फिर अगला आप देखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे। इसका मतलब है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। सेम चीज आप गवर्नर के केस में भी देखेंगे, गवर्नर भी बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड या एडवाइस के ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो ये दोस्तों हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को कंपेयर किया। अब हम कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर को। देखिए, प्रेसिडेंट के पास किसी भी व्यक्ति के पनिशमेंट के केस में अगर वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट, रेमिट और कम्यूट, ये 5 तरह के उसके पास पावर होते हैं। इन सब के बारे में मैंने दोस्तों आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में कि पार्डन का मतलब क्या होता है, रिप्राइज का मतलब क्या होता है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको अपने स्क्रीन के राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नर भी प्रेसिडेंट की तरह ही ये सारे पार्डन, रिप्राइज, रिमाइट इन सबको यूज कर सकता है। लेकिन गवर्नर किस केस में करेगा, अगर कोई भी ऑफेंस स्टेट लॉ के अगेंस्ट हुआ है तो। यानी प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है तो इन सब का यूज करेगा, और गवर्नर किसी स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो इन सारे पावर्स का यूज करेगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन वो डेथ सेंटेंस को सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकता है।
अब सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट का क्या मतलब है, इसके लिए आपको मेरा प्रेसिडेंट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पे जाके आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि इन सारे टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट है उसको कोर्ट मार्शल के केस में भी पार्डनिंग पावर मिला हुआ है, लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में कोई भी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इसका कंपैरिजन था। अब हम कंपेयर कर तो ये तीन केसेस हमने देखा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। अब इसके लिए आपको तीन आर्टिकल ध्यान में रखना है, 153, 163 और 164। 153 कहता है कि स्टेट का जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब गवर्नर में वेस्टेड है। ओके, 163 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर को उसके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में एड एंड एडवाइस करेगी। हालांकि गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पे भी उसको अपने बिना डिस्क्रिशन के यूज अपना फंक्शन करना है, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे वो काम करेगा। आर्टिकल 164 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर देखें और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट देखें, तो ये दो मामलों में काफी अलग है। जैसे गवर्नर के बारे में एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसे टाइम्स पे अपना डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है जहां पे जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि गवर्नर के डिस्क्रिशन कौन कौन से हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अपने डिस्क्रिशन के बेस पे काम करने की कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो ये पहला अंतर है दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में। दूसरा अंतर है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 ने मिनिस्टीरियल एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग बना दिया। यानी कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। ये इस बाउंडेशन को बनाने का काम 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से किया गया। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन गवर्नर के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन दो मामलों में हम देखेंगे कि गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करता है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जब गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के बेस पे काम करता है। तो हम गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स को दो हेडिंग्स के माध्यम से समझ सकते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इन मामलों में गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगा। और दूसरा होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, यानी सिचुएशन के हिसाब से गवर्नर चाहे तो अपने डिस्क्रिशन का यूज करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में सबसे पहला है किसी भी स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का जो पावर है वो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को अगर किसी स्टेट में इम्पोज करना है तो उसके लिए जो भी रिकमेंडेशन गवर्नर देगा वो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। इसके अलावा जब भी गवर्नर अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करेगा एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी, यानी किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जब भी वो अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो ये जो एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर है वो उसका डिस्क्रिशन होगा। वो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेगा। तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर्स है जिसके मामले में गवर्नर अपने मन से कोई भी काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन की, यानी कौन कौन से ऐसे सिचुएशन अराइज होंगे जहां पे गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर पाएगा। सबसे पहले देखिए कि किसी भी पार्टी को अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो ऐसे केस में सीएम का अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। या फिर अगर सीएम की डेथ हो जाती है और उसका कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो ऐसे में वो गवर्नर किसको सीएम अपॉइंट करेगा ये उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। अगला आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना कॉन्फिडेंस खो दे, ये भी गवर्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके साथ साथ जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजॉरिटी खो दी है, तो ऐसे में असेंबली का डिसोल्यूशन ये भी आपका गवर्नर का सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। तो ये दो तरीके के डिस्क्रिशन हमारे गवर्नर को मिले हुए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा सिचुएशनल।
अब हमारे गवर्नर के फंक्शनिंग को लेके कई सारे इश्यूज धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं, और इस इशू और इन सारे इश्यूज को हमारे सामने बहुत अच्छे से सरकारिया कमीशन ने रखा। उन्होंने कई सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, जो उन्होंने बताया कि गवर्नर के फंक्शनिंग में ये सारी दिक्कतें हैं, और इसकी वजह से जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे सबसे पहला कि चीफ मिनिस्टर को चूज करना। अभी आप देखें कि जब भी नॉर्मल केसेस में किसी भी पार्टी को अगर मेजोरिटी मिलती है, तो ऐसे केसेस में जो माफ कीजिएगा, हाँ, जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है हंग असेंबली के केसेस में, हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि गवर्नर जो अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करता है कि किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए, है ना। तो इन सब मामलों को लेके काफी ज्यादा विवाद होता है। उसके अलावा मेजोरिटी को टेस्ट करने का जो तरीका होता है, उन सारे तरीकों को लेके भी गवर्नर के फंक्शनिंग में कुछ इश्यूज आते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने का जो तरीका है, अगर चीफ मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजोरिटी खो दी है, तो चीफ मिनिस्टर को जो डिसमिस किया जाता है बिना इस बात की जांच किए कि अगर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनने की संभावना है या नहीं, तो चीफ मिनिस्टर का डिसमिसल का जो तरीका होता है वो भी एक इशू है। इसके अलावा आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की जो बात आती है, वो भी गवर्नर के फंक्शनिंग में एक इशू बन के आता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन करता है गवर्नर, तो इस रिकमेंडेशन का बेस क्या होता है, ये सब इन सब मामले में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होते हैं, और इन सब मामलों के कारण ही सेंटर स्टेट रिलेशन में आप देखेंगे काफ़ी कड़वाहट आती है। फिर जो प्रेसिडेंट, जो मान लीजिए जो गवर्नर है उसके पास जो बिल्स आते हैं, तो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए हैं। दरअसल होता क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पार्टी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उस स्टेट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उस स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा का पूरा कंट्रोल बना के रखा जा सके, वहां पे जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जा सके, और ये डिस्टर्ब करने का काम वो गवर्नर के माध्यम से करती है, बिकॉज गवर्नर जो है वो सेंटर का एजेंट होता है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है, तो इस बिल को पास करने के बाद गवर्नर से एसेंट मिलना जरूरी होता है अगर उसको एक्ट बनना है तो गवर्नर क्या करता है, उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेता है। ऐसे केस में वो बिल एक्ट बन ही नहीं पाता। तो हाल ही में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल के पास इनडेफिनिट पीरियड के लिए किसी भी बिल को रिजर्व करने की पावर नहीं है। ना तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है, ना ही गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है। तो एक डेफिनेट पीरियड में जो गवर्नर है उसको किसी भी बिल पे अपना एसेंट बताना पड़ेगा, या विदहोल्ड करना है, या उसका जो भी डिसीजन है वो बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर राज्यपाल यानी गवर्नर किसी भी बिल को रोकना है उसको, या उस बिल को राष्ट्रपति के लिए या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तो इस बात को बताने के लिए उसके पास केवल और केवल 1 महीना होगा। ठीक है। फिर अगर किसी बिल को रिटर्न करना है स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे काम के लिए उसके पास 3 महीने होंगे। और फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा उस बिल को पास करके गवर्नर को भेज दिया, तो इस बिल पे फिर अपना सहमति देने के लिए, अपना एसेंट देने के लिए जो गवर्नर है उसके पास 1 महीना होगा। तो तमिलनाडु केस एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन के आता है, जिसमें गवर्नर पे काफी ज्यादा लिमिटेशंस लगाए गए, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लैरिफाई किया गया, और ये बताया गया कि अगर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा फेडरल फीचर है वो डिस्टर्ब होता है। और चूंकि फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हमारे फेडरल फीचर को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा बिल्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन तमिलनाडु केस में दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग भी कई सारे इश्यूज उभर के आते हैं जो गवर्नर के फंक्शनिंग से रिलेटेड है। तो ये कुल 7 ऐसे पॉइंट सरकारिया कमीशन ने बताए। इसके अलावा भी कई सारी बातें बताई, लेकिन ये 7 पॉइंट्स हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसके माध्यम से सरकारिया कमीशन ने बताया कि जो गवर्नर का फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग में कई सारे इश्यूज हैं।
और इन सारे इश्यूज़ को अच्छे तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में सेंटर स्टेट रिलेशन में हार्मनी बनी रहे, ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ा जा सके। जो बैलेंस ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एनविज़न किया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उस बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखा जा सके। और जो फेडरलिज़्म है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और फेडरलिज़्म अच्छे तरीके से हमारे देश में फलता-फूलता रहे। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत नई चीज़ें पता चली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आपको डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर हुआ होगा। और जो भी मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में दो या हाइलाइटेड नोट्स के फॉर्म में जो आपको चीज़ें दी हैं वो आपको ज़रूर ही ध्यान होना चाहिए। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी मैं लक्ष्मीकांत के अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।